हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पेंशन एक बड़ा विषय है और अगर हम फैमिली पेंशन की बात करें तो इस पर भी काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं। किसे पेंशन मिलेगी, किस उम्र तक मिलेगी, जिसे पेंशन मिल रही है उसकी मृत्यु के बाद किसे मिलेगी, कौन सा क्रम होगा, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, पत्नी को, पिता माता, दत्तक पुत्र, क्या इन सबको भी पेंशन मिलेगी और मिलेगी तो किस क्रम में मिलेगी, इन सब पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस उम्र तक आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन राशि में बढ़ोतरी किस उम्र पे होगी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, खासकर एनपीएस ओपीएस पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, हमने वो पेज ओपन कर लिया है और हम कुटुंब पेंशन पर ही बात कर रहे हैं। ये आपको केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में मिल जाएगा और आप अगर इसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने कुटुंब पेंशन पे बात की कि पात्रता कौन सी है। अगले पेज पे हम बात करेंगे कि पेंशन की राशि किस उम्र में कैसे बढ़ती है। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन अर्थात असाधारण पेंशन। तो चलते हैं हम सीधा उस पेज पर। तो हम उस पेज पे आ चुके हैं, पेज नंबर 40, जहां पर कुटुंब पेंशन भोगी की आयु बढ़ने पर अतिरिक्त पेंशन देने का प्रावधान है। तो 67 वर्ष की आयु तक जो पेंशन कर्मचारी को मिलती है वही पेंशन फैमिली पेंशन भोगी को दी जाती है। उसके बाद पेंशन 1/3 हो जाती है। 67 से 80 तक की पेंशन अलग है। अब हम 80 से 85 पर, यहाँ पर आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है जो मूल पेंशन होता है। 85 से 90 की आयु पर मूल पेंशन का 30% बढ़ा दिया जाता है। 90 से 95 की आयु पर मूल पेंशन का 40% और 95 वर्ष की आयु से लेकर 100 वर्ष की आयु तक मूल पेंशन का 50% बढ़ा दिया जाता है और 100 वर्ष या इससे अधिक मूल पेंशन का 100% यहाँ बढ़ा दिया जाता है। पेंशन को उस समय दुगना कर दिया जाता है। अतिरिक्त कुटुंब पेंशन कैलेंडर माह जिसमें यह देय होती के पहले दिन से देय होगी। उदाहरण, यदि किसी कुटुंब पेंशन भोगी का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ तो वह 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का पात्र होगा। 1 अगस्त 1942 को जन्मा कुटुंब पेंशन भोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल कुटुंब पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का पात्र होगा। तो यहाँ पर महीने की पहली तारीख से ही गणना की जाएगी, भले जन्म किसी भी तारीख में हुआ हो उस माह के। आगे का आगे कि उपनियम 2 के अधीन अनुग्रह कुटुंब पेंशन और उपनियम 3 के अधीन अनुग्रह अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की रकम जहां लागू हो मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और पूरे रूप में अभिव्यक्त की जाएगी। जहां कुटुंब पेंशन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन में रुपए का कोई भी भाग हो उसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाएगा। जैसे 50 पैसे अगर आ रहे हैं तो उसे 1 रुपये कर दिए जाते हैं, या 40 पैसे आ रहे हैं तो 40 पैसे कम कर दिए जाते हैं। बाकी जो आगे बातें की है कुछ स्पेशल केसेस के लिए है, तो मैं इसे नहीं बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्पेशल केस आएगा तो उस पर देखेंगे हम लोग अलग से। अब हम लोग पेंशन फैमिली पेंशन प्राप्त करने वालों का क्रम देख लेते हैं, किसको किस क्रम में पेंशन दी जाएगी। मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के कुटुंब के सदस्यों को कुटुंब पेंशन निम्नानुसार क्रम में संदेह होगी। पहला है कि विधवा या विधुर को दिया जाएगा। अगर पूर्व सेवानिवृत्त पति या पत्नी और न्यायिक पत्नी या पति जो भी हों, अगर वो तलाकशुदा हैं, अलग रह रहे हैं, तब भी वहाँ पर पहले पति या पत्नी को ही मौका दिया जाता है। और उपनियम 9 के उपबंधों के अधीन बच्चे, इसमें दत्तक बच्चे, सौतेले बच्चे, पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात जन्मे बच्चे भी शामिल होते हैं और ये क्रम चल रहा है। विधुर या विधवा के बाद ही ये क्रम आएगा। उपनियम 10 के उपबंधों के अधीन मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के आश्रित माता पिता, दत्तक माता पिता सम्मिलित हैं, तो इसके बाद इनका क्रम।
आगे कहते हैं कि मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के आश्रित सहोदर, भाई या बहन जो किसी मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हो। तो इसमें होता है कि 25 वर्ष की आयु तक ही भाई बहन को शामिल किया जाता है। 25 वर्ष से भी पहले बंद हो सकता है। उसमें होते हैं शर्तें, शादी की होती हैं, सेवा और सर्विस पाने की होती हैं। यहाँ पर जो निःशक्त होते हैं शारीरिक रूप से, जो भाई पर डिपेंड हो सकते हैं, उनके लिए पेंशन का क्रम चलता रहता है। स्पष्टीकरण दिया गया, इस नियम के प्रयोजन के लिए विधवा विधुर से मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के साथ कानूनी तौर पर विवाहित क्रमशः महिला और पुरुष अभिप्रेत होंगे। मतलब यहाँ विधवा या विधुर उन्हीं को माना जाएगा जो कानूनी रूप से जिन्होंने विवाह किया हो। लिव इन रिलेशनशिप को शायद यहाँ मान्यता नहीं दी गई है। शर्तें दी गई कि एक बार में एक परिवार के सदस्य को ही यहाँ पर पेंशन दी जाएगी, एक से ज़्यादा लोगों को नहीं दी जाएगी। कुछ शर्तें हो सकती हैं, जैसे जुड़वा बच्चों के मामले में तो वहाँ दोनों को एक साथ पेंशन दी जा सकती है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विधवा या विधुर को कैसे पेंशन दी जाती है। किसी सरकारी कर्मचारी की 2 विधवा हैं तो उन्हें कैसे पेंशन दी जाएगी, किस उम्र तक पेंशन मिल सकती है, अगर किसी विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया तो क्या उसे पेंशन जारी रहेगी, और अगर पेंशन बंद की जाएगी तो कौन सी शर्तें होंगी, पेंशन जारी रहेगी तो कौन सी शर्तें होंगी। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।